हेलो एवरीवन, हिंदी साहित्य संगम के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ये क्लास हम लोगों का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। तो इस क्लास में 125 प्रश्न है, टोटल 125 प्रश्न हैं और इसमें हम व्याख्या नहीं करेंगे, एक एक ऑप्शन को नहीं देखेंगे, क्योंकि जितना पढ़ना था आप लोगों को पढ़ लिए। अब बचा है सिर्फ और 5-6 दिन बचा है हम लोगों के पास, तो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, जितना हो सकता है उतना हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। और आप लोगों से एक और बात करना है कि आप लोग एक पेज और पेन लेकर के बैठें और ख़ुद से भी आंसर करते चलें। और लास्ट में जब क्लास ख़त्म हो जाए तो आप लोगों को बताना है कि 125 में से आप लोगों के कितने सही हो रहे हैं। ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि मेरा हौसला बढ़ाएंगे आप लोग, लाइक शेयर कमेंट करेंगे, तभी मैं आगे कुछ कर पाऊँगी। ठीक है, आप लोगों के लिए ऐसे ही प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगी। तो चलिए शुरू किया जाए। आज का पहला प्रश्न है, जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं, कहानी है, किसकी कहानी है? उत्तर हो जाएगा आपका चित्रा मुदगल का है। दूसरा नंबर प्रश्न है, घोष वर्ण है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ख होगा कि म होगा कि ठ कि च? घोष वर्ण कौन है? तो घोष वर्ण है म। प्रश्न नंबर 3 हम थोड़ा स्पीड में करवाएंगे, क्योंकि प्रश्नों की संख्या ज़्यादा है, हम समय ज़्यादा नहीं लेना चाहते हैं आप लोगों का। छात्र आंदोलन पर लिखित उपन्यास है, अपना मोर्चा। प्रश्न नंबर 4 है, प्रेमचंद का उर्दू कहानी संग्रह है, कौन सा है कहानी संग्रह? सोजे वतन, जो कि सिडिशन का आरोप लगाकर इसको जब्त कर लिए थे अंग्रेजों ने। अगला है प्रश्न नंबर 5, कमलेश्वर का कौन सा उपन्यास भारत विभाजन पर लिखा गया है? उत्तर हो जाएगा आपका कितने? पाकिस्तान। और एक बात और समझ लीजिए कि जितने भी ये प्रश्न है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और संपूर्ण साहित्य से लिया गया है, इसमें व्याकरण के भी प्रश्न हैं। ठीक है, 6 नंबर प्रश्न है कि पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? उत्तर आपका हो जाएगा अर्धमागधी से। उत्तर हो जाएगा अर्धमागधी से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार हैं, कौन है? मोहन राकेश। प्रश्न नंबर 8 है कि इनमें से मूर्धन्य व्यंजन है, मूर्धन्य व्यंजन कौन कौन है? ड और ढ। अगला प्रश्न है शुद्धवर्तनी का चयन कीजिए। शुद्धवर्तनी इनमें से कौन है? तो शुद्धवर्तनी है अस्पृश्यता। ठीक है। 10 नंबर प्रश्न है, गीत गोविंद के रचयिता हैं जयदेव। प्रश्न नंबर 11 है कि शूद्रक का वास्तविक नाम था सिमुक्त। ठीक है, सिमुक्त। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, दो पर्वतों के बीच की भूमि को क्या कहते हैं? तो दो पर्वतों के बीच की भूमि को उपत्यका कहते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, जो गणना योग्य न हो उसे क्या कहते हैं? असंख्य कहते हैं। जो गणना योग्य न हो उसे असंख्य कहते हैं। 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 14, नारी तुम केवल श्रद्धा हो पंक्ति में शब्द शक्ति है, कौन सी शब्द शक्ति है? तो व्यंजना शब्द शक्ति है। प्रश्न नंबर 15 है, शुद्धवर्तनी वाला शब्द है, कौन है शुद्धवर्तनी वाला शब्द? अंजुली, अंजुरी, अजूरी, अंजलि। 4 नंबर आपका उत्तर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, कौन है इसमें सही वर्तनी वाला शब्द? आषाढ़, ऐसे लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा, इससे प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 17 है, पिशुन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? चुगलखोर। प्रश्न नंबर 18 है, शिवपालगंज की कथा पर आधारित उपन्यास है, कौन उपन्यास है शिवपालगंज की कथा पर? राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल का है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 19, रामचंद्रिका में छंद हैं, कितने छंद हैं रामचंद्रिका में? उत्तर हो जाएगा 125। प्रश्न नंबर 20 है, कविता करके तुलसी नल से पंक्ति किसकी है? उत्तर आपका हो जाएगा हरिऔध का। प्रश्न नंबर 21 है कि मीरा की भक्ति है, कैसी भक्ति थी मीरा की? माधुर्य भाव की थी। प्रश्न नंबर 22 है, उपनिवेश में स्त्री किसकी रचना है? तो प्रभा खेतान की रचना है। प्रश्न नंबर 23 है, साहित्य दर्पण है, किसका है साहित्य दर्पण? उत्तर हो जाएगा आपका विश्वनाथ का है ग्रंथ साहित्य दर्पण। प्रश्न नंबर 24 है कि आलवार भक्तों की संख्या कितनी है? आलवार भक्तों की संख्या 12 है।
प्रश्न नंबर 25 है कि नाथों की संख्या कितनी है? तो नाथों की संख्या 9 है। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? तो विभत्स रस का स्थायी भाव है जुगुप्सा। विभत्स रस का स्थायी भाव है जुगुप्सा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 27। इसमें इस प्रैक्टिस सेट में एक और ख़ास बात है कि जब मैं आप लोगों को ये PDF प्रोवाइड करूँगी तो साथ साथ इसका हम आंसर भी दे देंगे, ठीक है? क्योंकि कई लोग बार बार कमेंट करते रहते हैं व्हाट्सएप पर कि मैम इसका आंसर भी दे दीजिए। हम सोचते हैं कि हम इन लोगों को PDF दे दिए हैं, एक बार ये लोग वीडियो देखें, फिर उसके बाद से जो PDF है उसमें अपना सही गलत लगाएं, तब पता चलेगा कि हाँ कितना हम सही कर पा रहे हैं एक बार पढ़ने के बाद। लेकिन इन लोगों को उत्तर चाहिए तो मैं इस PDF का मैं आप लोगों को उत्तर भी प्रोवाइड करूँगी, ठीक है? प्रश्न नंबर 27 है, दोहा सोरठा किस प्रकार का मात्रिक छंद है? उत्तर हो जाएगा अर्धसम मात्रिक। प्रश्न नंबर 28 है, सतह से उठता आदमी की विधा क्या है? तो यह है कहानी। प्रश्न नंबर 29 है कि 29 नंबर प्रश्न है कि अज्ञे की कहानी नहीं है। कौन अज्ञे की कहानी नहीं है? तो मलबे का मालिक अज्ञे की कहानी नहीं है। शरणार्थी, पठार का धीरज और रेल की सीटी अज्ञे की कहानी है। प्रश्न नंबर 30 है कि कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? तो 15 सर्ग हैं। और कौन कौन है इसको भी हम कई बार बोल चुके हैं कि इसको याद कर लीजिएगा। चिंता सश्रद्धा, कामासना लज्जा, कर्म शयीड़ा, स्वप्न रहस्य आनंद, स्वप्न संघर्ष निर्वेद, दर्शन रहस्य आनंद, ठीक है? तो इसको ऐसे याद कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 31 है कि निराला की बादल राग कविता का संबंध है किससे? है निराला की जो बादल राग कविता है तो वह है प्रगतिवादी चेतना से। प्रश्न नंबर 32 है कि बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। आप लोगों को तो पता ही होगा। प्रश्न नंबर 33 है, धनिया और झुनिया प्रेमचंद के किस उपन्यास की पात्र है? बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है, वो है गोदान 1936। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, गोदान 1936, ठीक है? प्रश्न नंबर 34 है कि साहित्य का इतिहास दर्शन किसका ग्रंथ है? उत्तर आपका हो जाएगा साहित्य का इतिहास दर्शन नलिनी विलोचन शर्मा की है। प्रश्न नंबर 35 है, समाज, भाषा और समाज ग्रंथ है किसका ग्रंथ है? भाषा और समाज। उत्तर हो जाएगा रामविलास शर्मा का, आलोचनात्मक ग्रंथ है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 36 है, कामरेड का कोट के लेखक कौन है? तो कामरेड के कोट का लेखक है सृंजय। प्रश्न नंबर 37, कौन करे जो नहीं कसकत सुनी विपत्ति बाल विधवनी की पंक्ति के रचनाकार कौन है? प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु युग के कवि हैं, याद रखिएगा, भारतेंदु युग के कवि हैं, ठीक है? और प्रेम घन भी हैं, भारतेंदु जी भी हैं, वृंदावन। आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर ग्रंथ के लेखक कौन है? उत्तर हो जाएगा आपका एडविन ग्रिप्स। उत्तर हो जाएगा आपका एडविन ग्रिप्स। अगर इसका प्रकाशन वर्ष पूछे तो 1917। FEK के ग्रंथ का क्या नाम है? कमेंट करके बताइएगा, जो कि 1920 की है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39, रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा? उत्तर हो जाएगा रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। प्रश्न नंबर 40 है, माधव हम परिणाम निराशा पंक्ति किसकी है? तो विद्यापति की है, ठीक है? अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 41। प्रश्न नंबर 41 नंबर प्रश्न है, भक्ति काल को स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा? उत्तर हो जाएगा आपका ग्रियर्सन ने, जॉर्ज ग्रियर्सन ने, जिनकी पुस्तक का नाम है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। प्रश्न नंबर 42 है, संचारी भावों की संख्या कितनी है? संचारी भावों की संख्या है 33, ठीक है, 33। प्रश्न नंबर 43 है, खंजन नयन में किसकी जीवनी का वर्णन है? उत्तर हो जाएगा सूरदास, ठीक है, सूरदास इसका उत्तर हो जाएगा। और ये लिखा किसने है? अमृतलाल नागर ने, तो ये भी ध्यान रखिएगा, अमृतलाल नागर ने, ठीक है। अगला प्रश्न है, मानस का हंस में किसकी जीवनी का वर्णन है? तो तुलसीदास की जीवनी का वर्णन है, और ये भी लिखे हैं अमृतलाल नागर ने। प्रश्न नंबर 45, प्रश्न नंबर 45 है, रस रहस्य के रचयिता हैं, कौन है रस रहस्य के रचयिता? कुलपति मिश्र।
प्रश्न नंबर 46 है छत्र प्रकाश किसकी रचना है? लाल कवि की रचना है छत्र प्रकाश। प्रश्न नंबर 47 है भूषण की रचना नहीं है। इनमें बताना है कि कौन भूषण की रचना नहीं है। उत्तर आपका हो जाएगा भाषा भूषण, ये जसवंत की रचना है, याद रखिएगा, ये जसवंत की रचना है। और बाकी शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक और शिवा भावनी भूषण की रचना है। प्रश्न नंबर 48 है कि बोधा का मूल नाम था। क्या था बोधा का मूल नाम? उत्तर हो जाएगा बुद्धिसेन। प्रश्न नंबर 49 है कि रीतिकाल का अंतिम कवि है। कौन है रीतिकाल का अंतिम कवि? पद्माकर। प्रश्न नंबर 50 है द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल किसने कहा? उत्तर हो जाएगा आपका डॉक्टर नगेंद्र ने जागरण सुधार काल कहा है द्विवेदी युग को। प्रश्न नंबर 51 नंबर प्रश्न है कि रक्त कमल के रचनाकार हैं। कौन है रक्त कमल के रचनाकार? लक्ष्मी नारायण लाल, और इम्पोर्टेंट है, देख लीजिएगा इसको। प्रश्न नंबर 52 है भक्ति काल को लोक जागरण काल किसने कहा है? उत्तर हो जाएगा आपका रामविलास शर्मा ने लोक जागरण काल कहा है। प्रश्न नंबर 53 है गर्भरंडा रहस्य कृति किस कवि की है? उत्तर हो जाएगा नाथूराम शर्मा शंकर की है गर्भरंडा रहस्य। प्रश्न नंबर 54 है पाहुड़ दोहा किसकी कृति है? तो पाहुड़ दोहा राम सिंह की कृति है, मुनि राम सिंह की, ठीक है, आदिकालीन कवि हैं। प्रश्न नंबर 55 है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी सन 1800 में। प्रश्न नंबर 56 है चिदम्बरा के रचनाकार हैं। कौन है चिदम्बरा के रचनाकार? पंत, सुमित्रा नंदन पंत छायावादी कवि हैं। और इस चिदम्बरा पर कौन सा पुरस्कार मिला है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। प्रश्न नंबर 57 है रुपया तुम्हें खा गया एकांकी के लेखक कौन है? उत्तर आपका हो जाएगा भगवती चरण वर्मा। प्रश्न नंबर 58 है हालात ए कन्हैया किसकी रचना है? तो हालात ए कन्हैया रचना है अमीर खुसरो की। प्रश्न नंबर 59 है आत्मबोध किसकी रचना है? तो आत्मबोध है गोरखनाथ की। प्रश्न नंबर 60 है वैशाली की नगरवधु किसकी रचना है? उत्तर आपका हो जाएगा वैशाली की नगरवधु चतुरसेन शास्त्री की है। प्रश्न नंबर 61 है कि कैदी की पत्नी कृति के लेखक कौन है? तो कैदी की पत्नी कृति के लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। प्रश्न नंबर 62 है अष्टयाम किसकी रचना है? अष्टयाम देव की रचना है। प्रश्न नंबर 63 है मोर का पर्यायवाची इनमें से क्या है? तो मोर का पर्यायवाची है कलापी। प्रश्न नंबर 64 है बरवे नायिका भेद के रचयिता हैं। कौन है बरवे नायिका भेद के रचयिता? रहीम दास जी हैं बरवे नायिका भेद के रचयिता। प्रश्न नंबर 65 है इस मीमांसा नामक आलोचनात्मक पुस्तिका के लेखक हैं। इस मीमांसा नहीं है, ये रस मीमांसा है, ध्यान रखिएगा, रस मीमांसा, ठीक है। रस मीमांसा के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और रस मीमांसा पर इनको कौन सा पुरस्कार मिला है? क्योंकि हम इसलिए पूछ रहे हैं कि ये पुरस्कार से जितने भी क्लास हैं हम आपको पढ़ा चुके हैं अपने नोट्स के द्वारा, ठीक है। तो आप लोगों को बताना पड़ेगा कि रस मीमांसा पर आचार्य शुक्ल को कौन सा पुरस्कार मिला है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 66। प्रश्न नंबर 66 है भूषण का प्रिय काव्य रस था। कौन सा रस था भूषण का? तो वीर रस, ठीक है, वीर रस था। प्रश्न नंबर 67 है कि महाराज दशरथ यथा नाम तथा गुण थे। यथा नाम तथा गुण थे, तो यह व्याकरण का प्रश्न आ गया, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा जैसा नाम वैसे गुण। प्रश्न नंबर 68 गेहूं और गुलाब की रचना विधा क्या है? तो गेहूं और गुलाब निबंध है रामवृक्ष बेनीपुरी की, याद रखिएगा रामवृक्ष बेनीपुरी की, ठीक है, बेनीपुरी। प्रश्न नंबर 69 है गली आगे मुड़ती है के लेखक कौन है? तो गली आगे मुड़ती है के लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 70 कुआनो नदी कविता संग्रह के कवि कौन है? आपका उत्तर हो जाएगा सर्वेश्वर दास सक्सेना। प्रश्न नंबर 71 है, प्रश्न नंबर 71 है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ है। इसमें बताना है कि हरिऔध का काव्य ग्रंथ कौन सा है? उत्तर हो जाएगा आपका चोखे चौपदे, चुभते चौपदे हरिऔध दियोदियो के कवि हैं, याद रखिएगा। कुकुरमुत्ता निराला की है, चलिए नहीं व्याख्या नहीं करना है। 72 नंबर प्रश्न है कि रामचरितमानस में कुल
कितने कांड हैं? सबको पता है, इजी सा प्रश्न है, 7 कांड हैं। प्रश्न नंबर 73, विभावानुभव विचारी संयोगादर्श निष्पत्ति को प्रतिपादित किया है, किसने किया है? तो यह सूत्र दिया है आचार्य भरत मुनि ने। ठीक है। प्रश्न नंबर 74, एक निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है? कृत्तिवास रामायण का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है निराला की जो रचना है राम की शक्ति पूजा, और यह लंबी कविता मानी जाती है। ठीक है। प्रश्न नंबर 75 है, हिंदी का प्रथम पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित होता है। कहने का मतलब ये है, प्रश्न ये पूछ रहा है कि उदंत मार्तंड कैसी पत्रिका थी? उत्तर आपका हो जाएगा साप्ताहिक पत्रिका थी उदंत मार्तंड, जुगल किशोर। अगर पूछे संपादन किसने किया? जुगल किशोर, और ये पूछा जाता है, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 67 है, प्रेम सागर के लेखक कौन है? उत्तर हो जाएगा लल्लू लाल का रचना है प्रेम सागर लल्लू लाल। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 77, निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है? निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है? हरिवंश राय बच्चन। ठीक है। मधुशाला मधुबाला मधुकलश निशा निमंत्रण। ठीक है। अगला प्रश्न है 78 नंबर, प्रत्यक्ष का विलोम है। प्रत्यक्ष का विलोम क्या है? तो उत्तर हो जाएगा आपका परोक्ष। ठीक है। प्रश्न नंबर 79, भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा है? तो यह भारत भारती में राष्ट्रीय भावना देखने को मिलती है, और भारत भारती किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की, और यदि इसका प्रकाशन वर्ष पूछा जाए तो 1912। ठीक है, 1912। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 80, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। कौन है शुद्ध शब्द? उत्तर हो जाएगा आपका पूजनीय। प्रश्न नंबर 81 है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। कौन है इसमें शुद्ध शब्द? उत्तर आपका हो जाएगा जीजीविषा। प्रश्न नंबर 82 है, अभिन्न शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? उत्तर हो जाएगा आपका 4 नंबर अभित धन 9। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 83, गीतिका के रचनाकार का नाम क्या है? उत्तर हो जाएगा निराला। अनामिका गीतिका, परिमल हरि गीतिका, ये सब रचना निराला की है। अगला प्रश्न है, अंधे की लकड़ी का तात्पर्य क्या है? तो अंधे की लकड़ी का तात्पर्य है एक ही सहारा। प्रश्न नंबर 85 है, सुआगतम में कौन सी संधि है? तो सुआगतम स्वागतम हो जाएगा, यानी यण संधि होगा। ठीक है, यण संधि होगा। प्रश्न नंबर 86 है, जय पराजय में समास है। कौन सा समास है जय पराजय में? तो द्वंद्व है, बीच में योजक चिन्ह आ गया, द्वंद्व है। ठीक है। अगला प्रश्न है 87 नंबर, जयमंग जसचंद्रिका के रचयिता का नाम क्या है? तो उत्तर हो जाएगा आपका मधुकर कवि। प्रश्न नंबर 88 है कि निम्नलिखित में से किस उपन्यास का कथानक भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित नहीं है? पूछ रहा है। इनमें से 3 है भारत पाकिस्तान विभाजन पर, और एक नहीं है, तो वो बताना है कि कौन नहीं है। उत्तर हो जाएगा आपका कर्मभूमि, और ये रचना किसकी है? ये प्रेमचंद की है, कर्मभूमि। ठीक है, प्रेमचंद की। तमस भीष्मसानी की है, आधा गाँव राई मासूम रजा का, झूठा सच यशपाल का है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 89, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द छांटिए। कौन है इसमें शुद्ध शब्द? उत्तर हो जाएगा आपका कवयित्री। प्रश्न नंबर 90 है, गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरित, थोड़ा मिस्टेक हो गया यहाँ पर, रामचरित मानस की रचना किस संवत में की थी? संवत 1631 तुलसीदास ने रामचरित मानस की रचना की थी, संवत 1631 यानी संवत 1631। प्रश्न नंबर 91, कवित रत्नाकर के रचनाकार कौन है? उत्तर हो जाएगा आपका सेनापति। कवित रत्नाकर के रचनाकार हैं सेनापति, रीतिकालीन कवि हैं। प्रश्न नंबर 92 कि कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, यह अभिमत किस आलोचक का है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था कि कबीर वाणी के डिक्टेटर हैं। प्रश्न नंबर 93 है कि जिसकी आशा न की गई हो उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? अप्रत्याशित। प्रश्न नंबर 94 है कि महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं? तो उपमा कालिदासस्य कहा जाता है, तो ये उपमा अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं। प्रश्न नंबर 95, सूरदास किस उपन्यास का पात्र है? तो सूरदास रंगभूमि उपन्यास का
पात्र है और यह उपन्यास है प्रेमचंद का। विनय और सोफिया का नाम भी आता है, तो सूरदास के साथ साथ विनय और सोफिया को भी याद रखिएगा, विनय और सोफिया, ठीक है, सोफिया। यह सूरदास अंधा रहता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 96 नंबर, अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य थे? उत्तर आपका हो जाएगा विट्ठल नाथ के। ये जो अष्टछाप है ये विट्ठल नाथ ने ही अष्टछाप की स्थापना की है। उसमें वल्लभाचार्य के 4 शिष्य और अपने 4 शिष्यों को रखा गया है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 97, देवनागरी लिपि का विकास हुआ है, किससे हुआ है देवनागरी लिपि का विकास? तो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। अगला प्रश्न है 98 नंबर प्रश्न, 98 नंबर प्रश्न है हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के कितने भाग प्रकाशित हैं? उत्तर आपका हो जाएगा 4 भाग। और इसका क्रम भी लगाने के लिए प्रश्न आता है, तो याद रखिएगा BCPA हम कई बार बता चुके हैं, क्लास में कई बार बता चुके हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा, उसके बाद चारुचंद्र लेख, फिर पुनर्नवा और लास्ट में आता है आनंददास का पोथा। ये 4 भाग में हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा प्रकाशित हुई है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 99, रसज्ञ रंजन किस सुप्रसिद्ध निबंधकार की कृति है? उत्तर हो जाएगा आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध है रसज्ञ रंजन, और ये मोस्ट है, कई बार पूछा गया है। प्रश्न नंबर 100 आ गए शतक पर। प्रश्न नंबर 100 है कि कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह है। कर्म के लिए कौन सा चिन्ह प्रयुक्त होता है? को, कर्ता ने कर्म को, ठीक है। अगला प्रश्न है 101 नंबर की कान भरना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? उत्तर आपका हो जाएगा चुगली करना, ठीक है। इस प्रैक्टिस सेट में व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रश्न भी रखे गए हैं और साहित्य के प्रश्न भी रखे गए हैं। अगला प्रश्न है 102 नंबर, देव कवि किस जिले के थे? तो देव इटावा के रहने वाले थे, ठीक है। अगला प्रश्न है 103 नंबर, पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के रचयिता कौन है? चंदवरदाई। प्रश्न नंबर 104 है कुवलयानंद के रचयिता कौन है? अप्पय दीक्षित। यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, गलत लिखा गया है, अप्पय दीक्षित, अप्पय दीक्षित, ठीक है। अगला प्रश्न है 105 नंबर की मति शब्द के षष्ठी एक वचन का रूप क्या होगा? तो उत्तर आपका हो जाएगा मत्याह। प्रश्न नंबर 106 है अवधि किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो उत्तर आपका हो जाएगा पूर्वी हिंदी। अवधि जो है, अवधि, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये तीनों आते हैं पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। प्रश्न नंबर 107 है शिवराज भूषण के रचनाकार कौन है? उत्तर आपका हो जाएगा भूषण। शिवराज भूषण के रचनाकार हैं भूषण, जिसमें 105 अलंकार, ये भी पूछा जाता है, अलंकारों का प्रयोग इन्होंने किया है। अगला प्रश्न है 108 नंबर की हानुस नाटक के रचनाकार कौन है? उत्तर आपका हो जाएगा हानुस नाटक के रचनाकार हैं भीष्म साहनी। और एक चीज़ और यहाँ से पूछा जाता है कि इसमें कौन स्त्री पात्र है? तो याद रखिएगा कात्या और पान्या, ठीक है। कात्या और पान्या हानुस नाटक में 2 स्त्री पात्र हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 109, निम्नलिखित में से कौन कथाकार नहीं है? 3 है और 1 नहीं है, वो आप लोगों को बताना है। उत्तर हो जाएगा आपका निर्मला जैन, ठीक है। प्रश्न नंबर 110, आदिकाल के लिए बीज बपन काल नामकरण किसने किया? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज बपन काल नाम दिया है। और आदिकाल नाम किसने दिया है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। प्रश्न नंबर 111 है कि गद्य पद्य मिश्रित काव्य को क्या कहते हैं? चंपू काव्य कहते हैं, सबको पता होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 112 नंबर की राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित गेहूं और गुलाब में गुलाब किसका प्रतीक है? तो उत्तर आपका हो जाएगा गुलाब जो है, यहाँ ऑप्शन उत्तर मिस्टेक है, ये दूसरा कुछ ऑप्शन में आ गया है। यहाँ उत्तर में आपको बता देती हूँ, सर्वहारा वर्ग का प्रतीक है गुलाब, सर्वहारा, ठीक है। सर्वहारा वर्ग का प्रतीक है गुलाब, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 113 नंबर प्रश्न, राजा निर्वसिया कहानी के लेखक हैं कौन है? राजा निर्वसिया कहानी के लेखक कमलेश्वर हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 114 है निर्वेद अस्थाई भाव है, किसका अस्थाई भाव है निर्वेद? रौद्र रस का कि शांत रस, करुण रस और भयानक रस? उत्तर का हो जाएगा शांत रस का सम या निर्वेद होता है। निर्वेद दिया है
कहीं सम भी दिया रहता है तो उसको याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 115 है कि आल्पिन और गमला किस विदेशी भाषा के शब्द हैं? तो ये पुर्तगाली भाषा है और ये कई बार पूछा जाता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 116 नंबर की कोणार्क नाटक की रचना किसने की? जगदीश चंद्र माथुर ने कोणार्क नाटक की रचना की है और इनके नाटक हैं सारदिया, कोणार्क, सारदिया और